हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। इस पार्ट में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में, कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैं एक इंश्योर फिर से मैं हर पार्ट में बोलता हूँ कि यार पिछला देख के आओ। पिछला पार्ट इसलिए देख के आओ ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, रिवाइज करने के पर्पज से आए हैं, तो आप स्पेसिफिक पार्ट को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ फॉलो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ओके। चलिए, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, या पहला वर्ड की एलोट्रॉप ही क्या होता है। तो देखो मैंने क्वेश्चन ही वहीं शुरू किया है कि डिफाइन एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच, मतलब एलोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या जिसके तहत कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में एक या एक से अधिक रूप में, एक या एक से अधिक रूप में नेचर में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। और वो जो फॉर्म्स होंगे उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स अलग अलग फॉर्म है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन चूंकि है वो एक ही एलिमेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। तो कितना सिंपल है। तो एलोट्रॉपी क्या होता है, अभी याद करा दिया मैंने आपको क्या होता है एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी किसी भी एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो नेचर में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एलोट्रॉपी, ठीक है। अब देखो, वो जो अलग अलग रूप हैं उन अलग अलग रूपों को हम क्या बोल देंगे, सिंपल ये हो जाएगा एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी हो गया और वो अलग अलग रूप क्या हो गए, एलोट्रॉप, सॉरी उल्टा भूल दिया मैंने। प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोलेंगे और रूप को क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स बोलेंगे। अब समझना अच्छे से। तो कार्बन जो है वो बेसिकली दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। इनके बारे में डिटेल आप पढ़ोगे 12th क्लास के सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसमें कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन, इन तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और जो एमॉर्फस फॉर्म है जिसमें क्रिस्टल एब्सेंट होता है वो कोल, लैंप ब्लैक या चारकोल, आपने पढ़ा होगा 7-8 क्लास में, इसको फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। तो कोल, लैंप ब्लैक और चारकोल के फॉर्म में होता है। हमें इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें मेनली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में मेनली स्टडी करना है जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसको पिक करते हैं, डायमंड को पिक करते हैं और जानते हैं डायमंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डायमंड जानते हैं आप लोग, बहुत लोग तो खैर जानते हो डायमंड क्या होता है। इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। क्यों ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब जब इसको ज्वेलरी में आप यूज़ करोगे, ऑफकोर्स जब यूज़ करोगे तो ये क्या होता है, ये काफ़ी शाइन करता है ना। आंटी लोग पहनती हैं, देखा होगा, लड़की लोग पहनती हैं, आंटी लोग पहनती हैं डायमंड का नेकलेस। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकता है वो, है ना। तो ज्वेलरी का काम ही चमकना है, कोई लोहा का थोड़ी ना ज्वेलरी पहन के घूमेगा। वो तो गोल्ड पहनता है, प्लेटिनम पहनता है, डायमंड भी पहनता है, क्योंकि इसका ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा, चमक इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहले 3 पॉइंट में डायमंड की प्रॉपर्टी बताई गई है और फिर इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि डायमंड के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो डायमंड एक कलरलेस मटेरियल होता है, कलरलेस। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इसके अंदर चमक बहुत ही अजूबा, बहुत ही अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होता है डायमंड के अंदर। सो इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे। एक एक लाइन आप कहीं किताब से मैच करो, कहीं से करो, एक एक लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो सुनते रहो। इट इज़ क्वाइट हैवी एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड जो है वो बहुत भारी, एक तो भारी होता है, ऊपर से अभी तक इंसान ने जितनी भी चीज़ों को ढूंढा है उसमें से डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, समझिए, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी नहीं करता। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि सिंपल एक कारण है कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसका थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छा होता है। डायमंड हीट को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट 4000 डिग्री सेल्सियस। वैसे 3930 है एग्जैक्ट फिगर, लेकिन रफली आप इसको 4000 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर पर कि डायमंड में आखिरकार है तो कार्बन का ही रूप, ठीक है। देखो ये ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है, डायमंड भी कार्बन है, और फ्लोरीन भी कार्बन है। थोड़ा मैं आपको आगे का एक बात बता देता हूँ। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से मिला होता है और वो 3D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से मिला होता है और वो 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो डायमंड में चूंकि एक कार्बन 4 से मिला हुआ है और चारों कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक कार्बन अगर 4 से मिल गया तो कार्बन के पास कुछ बचा ही नहीं। तो भाई जब फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं तो कहाँ से करेगा कंडक्टर। अब जरा सोचो कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से मिलता है तो एक उसका वैकेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, तो एक अगर वैकेंट है तो क्या होगा, वो कंडक्शन करेगा। इसीलिए ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के बीच में से रखा होगा, पेंसिल है ना, पेंसिल में क्या होता है रखा हुआ, ग्रेफाइट होता है, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब समझो एक कार्बन 3 से मिल गया तो पेंसिल का लीड बन गया और 2 रुपये का आता है, और एक कार्बन 4 से मिल गया तो डायमंड आ गया 2 लाख रुपए का आता है। देख रहे हो क्या रेशियो है। अब देखो यहाँ पर तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, डायमंड का। तो डायमंड में देखेंगे पहले कि इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल होता है किसका, कार्बन एटम्स का। क्यों, क्योंकि डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। तो इट इज़ अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स इन विच कार्बन एटम्स इज बाउंडेड, इन विच ईच कार्बन एटम, बोला ना मैंने, बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से बाउंडेड होगा। मैंने यहाँ पर इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया है, ये लगातार आगे बनता ही रह जाता, मैंने इसलिए इसको यहीं पर रोक दिया है। देखो एक कार्बन 1 2 3 4, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं क्या है, ये कार्बन के शेप है ना। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सब कार्बन है। तो एक कार्बन देखो 4 से मिला है, 1 2 3 4। देखो इसको भी देखो, ये तो खैर इसके स्ट्रक्चर आगे पीछे होगा, 3D वो दिखेगा नहीं। इसको देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 से मिला हुआ है। तो हर एक कार्बन 4 से मिला हुआ होता है, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ होता है, जो गैप होता है, वो 154 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। सोचो कितना छोटा हुआ, इतना गैप होता है दोनों के बीच में, ठीक है। सेकेंड, इट हैज़ अ रिजिड 3D कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। डायमंड का क्या होता है, इट हैज़ अ रिजिड 3D कॉम्पैक्ट, मतलब एक तो 3D हो गया, और रिजिड स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। तो बस यही डायमंड के बारे में आपको जानना है, और कोई सवाल इससे नहीं आता। तो एक रिकॉल कर लेते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल कार्बन एटम का होता है, इसमें एक कार्बन 4, ये याद रखना, एक कार्बन 4 से, एक कार्बन 4 से मिला होता है, ठीक है। तो कोई वैलेंसी बचा नहीं, इसलिए ये कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। तो डायमंड हम नोट करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट एलोट्रॉप है, दैट इज ग्रेफाइट के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कार्बन के अगले एलोट्रॉप के बारे में, और वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट हम सब लोग जानते हैं, आपके पेंसिल के अंदर जो लिड होता है वो ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। उसके और भी यूजेस हैं, तो ज़रा जान लेते हैं कि ग्रेफाइट आखिरकार कार्बन को कैसे अरेंज कर दिया जाता है, या ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं, जरा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो ग्रेफाइट जो है ये एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है, ग्रेइश ब्लैक कलर इसका होता है, ग्रेफाइट का ग्रेइश ब्लैक कलर, सिंपल। आगे देखो, अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ग्रेफाइट का जो क्रिस्टल होता है उसमें कार्बन एटम का लेयर बाय लेयर है ना, एक लेयर, जैसे कोई किताब होती है, मान लो ये किताब है, इस किताब में एक लेयर ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही
ये लेयर हो गया, ऐसे अगला लेयर हो गया। तो इस लेयर में कार्बन के एटम सेट होते हैं, इस लेयर में कार्बन के एटम भरे होंगे और फिर अगला लेयर होगा। तो देखो ये हो गया एक लेयर, फिर अगला लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर्स को मिला दो तो ये आपके सामने ग्रेफाइट का एक क्रिस्टल तैयार है। इसमें देखो इतने लेयर्स हैं, इतने लेयर को मिला के बनता है। बिल्कुल लाइव एग्जांपल समझो, ठीक है। देखो तो ईच कार्बन सॉरी अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट लेयर इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स। इस लाइन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दीजिए। एक कार्बन 3 कार्बन से मिलकर बना होगा और ये सभी हेक्सागोनल रिंग, देखो ये एक प्लेन है, ये अगला प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन, ये देखो ये प्लेन हुआ ना, इसमें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागन इस प्लेन में होगा। ऐसे पूरा हेक्सागन 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 पूरा भरा होगा इसमें, ठीक है। और फिर इस लेयर के बाद एक गैप और फिर अगला लेयर। जैसे कि देखो ये पेज में है ना, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, मान लो यही पेज ले लेते, देखो एक लेयर ये हो गया, ये पेज हो गया, इस पेज में पूरा हेक्सागन भरा हुआ है। अब इसके बाद देखो एक और आ गया, एक और लेयर आ गया। तो देखो दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है। इस लेयर में पूरा क्या है, हेक्सागन, ये जो है बन गया हेक्सागन। अब इसके देखो ऐसे रखा हुआ है, देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ हेक्सागन। एक लेयर, फिर गैप, फिर एक और लेयर, फिर गैप, फिर एक और लेयर, ऐसे मान लो, ठीक है। चलिए जी, सो इट इज अ 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर। 2D होता है ये, एक लेयर। बोलो सर हम तो 3D में टच करते हैं। अरे भाई उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ग्रेफाइट के लेयर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेफाइट का लेयर जो होगा ना, एक पेज मान लो आपके पास 10 पेज इकट्ठा कर लो, कॉपी से पेज निकाल लो, 10 पेज इकट्ठा कर लो, तो एक पेज, उसके ऊपर एक पेज, उसके ऊपर एक पेज, उसके ऊपर एक पेज। तो एक पेज की बात हो रही है कि वहाँ पर हेक्सागन जैसा शेप बना होगा, देखो, ठीक है। और गैप और फिर अपना एक हेक्सागन, ऐसे हो गया, ठीक है। इन सेम प्लेन, ये जो हेक्सागन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो सेम प्लेन में है ये हेक्सागन, एक प्लेन में ऐसा है। चलिए 2D लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो लेयर्स हैं, मतलब एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का जो कहते सेपरेशन है या उनका जो अट्रैक्शन की अगर बात करें तो वो वीक वांडरवाल फोर्स आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ये वीक फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस से ये लेयर एक दूसरे से चिपके होते हैं। एक लेयर दूसरा लेयर, इनके बीच में क्या होगा, वीक वांडरवाल फोर्स होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ये जो एक लेयर है, ये लेयर, इसके जो कार्बन एटम्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। इसीलिए एक लेयर इजीली दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है और यही कारण है कि ग्रेफाइट को जब टच करते हैं तो स्लिपरी लगता है छूने में। आप पेंसिल का जो पॉइंट होगा उसको ऐसे दूसरे हाथ में रब करोगे ना तो हाथ ऐसे स्लिप करना शुरू कर देगा। और यही कारण है कि ग्रेफाइट को हम सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप सुनते होगे अलग अलग कंपनी का लुब्रिकेंट आता है, हम लोग बाइक में डालते हैं, कार में डालते हैं, कई लोग साइकिल में देखा होगा थोड़ा सा लुब्रिकेंट, ताकि वो इजीली मूव कर सके। तो जो हैवी मशीन्स होती हैं वहाँ पर लिक्विड लुब्रिकेंट नहीं डलता वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। इसका मैं आपको रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं वहाँ पर ऐसे पाउडर स्प्रे करते हैं ना, वो भी एक लुब्रिकेंट ही तो है, क्योंकि वो इजीली मूवमेंट अलाउ करता है स्ट्राइकर का, कॉइन्स का आपके कैरम के शीट पर, कैरम बोर्ड पर, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। वाई? क्योंकि ग्रेफाइट के 2 लेयर्स के बीच में, बिकॉज द 2 लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट आर वेरी weakly bonded so they can easily slide over each other and hence graphite is used as a solid lubricant। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का एटम होगा उसका जो अगर हम ऊपर वाले लेयर की बात करें उसमें 141.5 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है, और एक लेयर और दूसरे लेयर के, देखो एक लेयर और दूसरे लेयर का बीच का जो गैप होगा वो 340 पिकोमीटर होगा, और यही वीक फोर्स एग्जिस्ट करता है। चलो अब ग्रेफाइट के बारे में कुछ बातें और सीख लेते हैं। इट इज़ लाइटर देन डायमंड एंड स्लिपरी टू टच, है ना। ये डायमंड से थोड़ा सा
लाइट वेट होता है और छूने में स्लिपरी क्यों होता है बताया मैंने, क्योंकि लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज स्लिपरी। अच्छा, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों भाई, अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। अब एक कार्बन अगर 3 से मिलेगा तो आप सोच लो एक तो खाली रह गया, तो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये हीट का बहुत ही बैड कंडक्टर होता है। सो ग्रेफाइट कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करता है। डायमंड उल्टा था, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था लेकिन हीट को अच्छा कंडक्ट करता था। ठीक है, चलिए अब जो है इसका जो तीसरा एलोट्रॉप है कार्बन का वो है फ्लोरीन। और जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ शायद ही आपको कहीं और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, यानी कि कल मिला है, समय हो गया मतलब, लेकिन फिर भी सबसे नया जो खोज किया गया है वो है फ्लोरीन ही है। देखो ये फ्लोरीन क्या कहता है, इट इज़ अ रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और इसको सबसे पहले H.W. क्रोटो, स्मेली और रॉबर्ट कर्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था। ठीक है, तो बनाया किसने, 3 लोगों ने मिलकर, कौन कौन, H.W. क्रोटो, स्मेली और रॉबर्ट कर्ट ने पहली बार इसको बनाया था। ठीक है, लेकिन ये डिस्कवर्ड है, सबसे रिसेंट डिस्कवर्ड है। ठीक है, ये मत समझना कि उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे देखिए फ्लोरीन में होता क्या आखिरकार, तो फ्लोरीन में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, और वो नंबर जो है वो 60 से लेके 350 या कई बार उससे ज़्यादा तक भी हो सकता है। समझो 60, 65, 70, 80, 300 कार्बन का एक झुंड हो गया, उसमें रहता है, या मतलब वैसा शेप का रहता है कौन, आपका फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन इवन नंबर ऑफ कार्बन हमेशा उसके अंदर होगा। चलिए इन सभी फ्लोरीन में से जो C60 है, मतलब कि 60 कार्बन से बना हुआ जो फ्लोरीन है, वो सॉकर बॉल, फुटबॉल जैसा दिखता है। आपने देखा होगा फुटबॉल का शेप कैसा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ बनाते हैं फुटबॉल का शेप, देखा होगा आपने, ऐसा पेंटागन जैसा होता है। ठीक है, फुटबॉल का जो ऊपर का लेयर आता है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसमें बीच में देखा होगा कुछ जो है वाइट होता है और कुछ ब्लैक होता है, कुछ पार्ट फुटबॉल का वाइट वाला हिस्सा होगा, कुछ ब्लैक वाला हिस्सा होगा, ऐसे पूरा पैटर्न बना होता है फुटबॉल के ऊपर। और देख लो फिर कुछ ऐसा वाइट हिस्सा आ गया, इमेजिन करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इमेजिन कीजिए इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर एक हिस्सा होगा, वो ऐसा पेंटागन होगा, ऐसा फुटबॉल आपने देखा होगा वैसे। ठीक है, ऐसा फुटबॉल का ऊपर कवर होता है, इमेजिन कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, बल्कि बॉल इतना बड़ा फुटबॉल जैसा होता है। तो ये है इट कंटेन C60, सबसे स्टेबल अगर कोई फ्लोरीन है तो वो C60 होता है। इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, इस तरीके के शेप में, फुटबॉल के शेप में वो अरेंज किया हुआ कार्बन के 60 मॉलिक्यूल का, कार्बन के 60 एटम का एक मॉलिक्यूल होता है। C60 में क्या, देखो ये लाइन जो है ना यार, ये गोल्डन लाइन है यार, इसको मत भूलना, 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल। इसमें फुटबॉल का जो शेप आप सोच रहे हैं उसमें 20 हेक्सागोनल रिंग होता है और 12 पेंटागोनल। देखो ज़्यादा है ना हेक्सागन, वो नंबर ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, और जो कम है पेंटागन 5 साइड वाला, उसका नंबर भी कम होगा। ऐसे आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम तक। तो फ्लोरीन मतलब स्पेशली C60 की बात हो रही है, उसमें 12 कौन सा होगा, कम वाला कम, यानी पेंटागोनल 12 होगा और हेक्सागोनल 20 होगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एक डार्क सॉलिड जैसा होता है। और आपने देखा ग्रेफाइट जो था, डायमंड जो था वो बहुत हार्ड था, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट थोड़ा सा उससे सॉफ्ट होता है, और ये जो है ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है वैसे लोगों को, तो जितना भी पता है उतना हमें इसमें पढ़ना है। इस पर क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोमिनेंट है, एग्जाम में आने का चांस रहता है, वो है कि फ्लोरीन को फ्लोरीन ही क्यों कहते हैं, आखिर ऐसा नाम क्यों इसका। देखिए, तो फ्लोरीन का नाम फ्लोरीन इसलिए पड़ा था क्योंकि एक US आर्किटेक्ट थे, अमेरिका के रहने वाले एक आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बकमिंस्टर फलर। मिनिस्टर मत बोल देना, गलती से लड़का लोग मिनिस्टर लेके आता है, बकमिंस्टर, देखो ये है ना, बकमिंस्टर फलर नाम के एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। उन्होंने बहुत सारे डोम बनाए थे। डोम समझते हो ना, गुंबद होता है, जैसे कि ताजमहल के ऊपर गुंबद है,
लाल किला पर गुंबद है, उसको गुंबद बोलते हैं, है ना। तो जो यूएस आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे डोम बनाए थे। उसका जो डोम का जो आकार था वो कहीं ना कहीं इस C60 यानी फुलरीन के आकार से मैच करता था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, फुलरीन पड़ गया। इसको आप बकमिंस्टर फुलरीन भी बोल सकते हो, बकमिंस्टर फुलरेंस भी बोल सकते हो, या इसको नॉर्मल आप फुलरीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ लिया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कार्बन के पास वो कौन सा वर्सेटाइल नेचर है कि उसके इतने कंपाउंड्स हैं और हमको इसका एक चैप्टर बनाना पड़ गया। ऐसा क्या खास है कार्बन में, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की जो कि उसको बाकी सभी एलिमेंट से अलग करती है। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, जैसे अक्षय कुमार कॉमेडी भी कर लेते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, वर्सेटाइल हो गए। तो ऐसे ही कार्बन है, उसमें भी बहुत सारे वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।